दोस्तों नमस्कार। कौन है स्टेट्समैन और कौन है चाणक्य? आज यह सवाल तो पूछना ही होगा, क्योंकि हम और आप दोनों अमित शाह को और बीजेपी भी मानकर चलती थी कि चुनाव के वक्त में उनसे बड़ा चाणक्य कोई हो नहीं सकता है। और ध्यान दीजिए, बीते 10 बरस की सत्ता के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। वो नेहरू की पहली कैबिनेट हो तो 2014 की पहली मोदी कैबिनेट की तुलना की जाने लगी, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम प्रधानमंत्रियों को लेकर अक्सर चर्चा यही होती रही कि दरअसल नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता इससे पहले बतौर पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं है। और इसी तर्ज पर अमित शाह को लेकर जो भी कसीदे गढ़े गए, एक झटके में देखिए दिल्ली में ताकत कम क्या हुई। चुनाव परिणाम में एक झटके में अल्पमत में क्या आकर खड़े हो गए। और उसके बाद जो सवाल बाहर से खड़े होते तो होते, बीजेपी के भीतर से जैसे जैसे सवाल खड़े होने लग गए, उसने एक झटके में बतला दिया कि दरअसल ऊपर की ताकत के आश्रय सत्ता को संभालना और सत्ता को अपने अनुकूल करके पार्टी और संघ को भी एक कतार में खड़े कर देना और कहना कि हम ये चाहते हैं और वो करने लग जाएं, तो ताकत तो आपके पास थी। इसमें पॉलिटिशियनशिप कहां गई? इसमें स्टेट्समैनशिप कहां चली गई? इसमें चाणक्य नीति कहां फेल हो गई जब आप कमजोर हो गए? यानी जिस दौर में बीजेपी को नेता चाहिए, उस दौर में बीजेपी का कौन सा नेता है जो खड़ा होकर कहे और उसके बाद हरियाणा के भीतर खामोशी छा जाए, या एक लाइन से सभी अनुशासन में आकर यह कहने लग जाए कि जी नहीं, आप ही तो वो नेता हैं। ऐसा हो नहीं रहा है। और इसके ठीक समानांतर महाराष्ट्र के भीतर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि दरअसल नेता बीजेपी का है कौन। वहां तो एक चेहरा था, उस चेहरे को दिल्ली में ध्वस्त कर दिया गया लाकर। एक दूसरा चेहरा खड़ा किया गया, उस चेहरे को जमीन दिखा दी गई मुख्यमंत्री पद से हटाकर डिप्टी सीएम बनाकर। और राजनीतिक समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय महाराष्ट्र में साधे गए, उसमें ब्राह्मणों की क्या औकात। तो फिर क्या गडकरी और क्या फडणवीस दोनों उस राजनीतिक सियासत में फिट बैठते नहीं हैं। और उसके बाद आपको महाराष्ट्र में कोई ऐसा नाम नजर आएगा नहीं जिसको लेकर आप कह सके हां, आप जानते हैं। आप जानते हैं कि यह बीजेपी का नेता है और इसकी पहचान जबरदस्त पूरे महाराष्ट्र में है। ऐसा एक भी नेता आपके जहन में इस दौर में नहीं आएगा। तो हरियाणा से महाराष्ट्र तक की राजनीति ने क्या प्रधानमंत्री मोदी के उस किले में सेंध लगा दी है, जिस किले के जरिए या जिस किले को एक पावर सेंटर के तौर पर राज्य दर राज्य खड़ा किया गया। बरसों बरस तक मुख्यमंत्री के पद पर खट्टर रहे, बरसों बरस तक देवेंद्र फडणवीस रहे, लेकिन दोनों की राजनीतिक जमीन इस दौर में बीजेपी के भीतर ही नेताओं को लेकर कहां गायब हो चली है। और महाराष्ट्र चुनाव आते आते तो बीजेपी का कौन सा नेता कहां से निकलकर किधर चला जाए, इसको पकड़ पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने तौर पर बीजेपी को संभालने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। नागपुर से आते हैं, नागपुर से तो नितिन गडकरी भी आते हैं। नितिन गडकरी को मंच पर बैठाकर 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम भी नहीं लिया था। देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर लिया गया और तभी लोगों ने मान लिया था कि एक नए नेता का उदय हो चला है। यह दरअसल रेफरेंस की बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आग कहां लगी है, धुआं कहां से निकल रहा है, किला कौन सा ध्वस्त हो रहा है। और इस पूरे राजनीतिक प्रयोग के भीतर आरएसएस ठगा सा सिर्फ देख रहा है। मीटिंग दर मीटिंग की उसने जरूर, बीजेपी के अध्यक्ष को बुलाया जरूर, कुछ पाठ पढ़ाया जरूर, लेकिन निकला क्या? निकला यह कि हरियाणा के भीतर हमारी टीम ने जब कलेक्ट किया तो मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता तकरीबन 2762 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। वो कार्यकर्ता भी जोड़ रहे हैं, वो सोनीपत का कार्यकर्ता हो या रोहतक का कार्यकर्ता हो या करनाल का ही क्यों ना हो, तमाम जगहों के बीच में यह एक आंकड़ा निकल कर आता है जिन कार्यकर्ताओं ने
उस दौर में इस्तीफा दिया पार्टी से जिस दौर में बीजेपी सदस्यता अभियान पे निकली हुई है और यह मानकर चल रही है कि वह अब हर हालात में 10 करोड़ तो दूर, इससे पहले ही कह दिया गया था कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, लेकिन इस दौर में तो हजारों की तादाद में इस्तीफे हरियाणा में होने लगे और महाराष्ट्र के भीतर कार्यकर्ताओं के भीतर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह सवाल है वह उन्हें नेता माने या ना माने। इन दो परिप्रेक्ष्य के भीतर में जो किला बनाया गया उसमें राज्य दर राज्य जिसे मन चाहा उसे स्थापित किया गया। मनोहर लाल खट्टर का आगमन यूं ही हुआ था, कोई जानता समझता नहीं था। देवेंद्र फडणवीस एक झटके में निकल कर आए क्योंकि पीछे दिल्ली खड़ी थी, लेकिन उस दिल्ली ने सामने जब एकनाथ शिंदे को कर दिया तो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर नया मंत्र अब यह आ चला है कि लाडली बहना का पूरा लाभ, जी समूचा लाभ राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को मिलने वाला है। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। यानी वो शिवसेना जो शिवसेना से टूट कर आई और वो दोनों शिवसेना को मिला दीजिएगा अलग अलग तरीके से तो इनका वोट बैंक बीजेपी के पार चला जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव में नजर भी आ गया क्योंकि दोनों के अलग अलग वोट बैंक और दोनों जब एक साथ थे वो वोट बैंक 60-40 का रेशियो है। उस वक्त 40% था तो अब उसमें 60% और जोड़ दीजिए। यह बिल्कुल नई स्थिति है, बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति है क्योंकि बीजेपी के भीतर नाम किसे लिया जाए। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि खट्टर को हटाया और सैनी को बनाया और वो सैनी एक नेता के घर पर पहुंचे मनाने के लिए? कंबोज का हम जिक्र कर रहे हैं, कर्णदेव कंबोज, जो इंद्री विधानसभा से जीते थे 2014 में। ओबीसी को संभालते हैं, उस संगठन के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन हाथ बढ़ाते हुए मिलाने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं गए, चूके भी नहीं कि कह दिया कि दरअसल आपके हाथ में कुछ नहीं, दिल्ली के हाथ में और वही साजिश रच रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि दिल्ली में बैठे हुए मोदी और अमित शाह की राजनीति को इस तरीके से उंगली कोई दिखा पाएगा? कोई भी नेता छोटा बड़ा हो, आज की तारीख में वो एक बात तो जान गया, राजनीति करनी है तो अब अपने बूते करनी है, क्योंकि यह बीजेपी को लेकर जिस किले को खड़ा किया गया अब वो ढह रहा है। राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल महाराष्ट्र में कितनी बड़ी होगी, क्योंकि अभी वहां सिर्फ धुआं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आपसे कोई पूछ डाले कि कोई नाम बताइए जिसकी पहचान पूरे महाराष्ट्र के भीतर हो, आप थक जाएंगे नाम लेते लेते, आप नाम ही नहीं ले पाएंगे। हम इस नाम को ले सकते हैं। कौन से प्रमुख नेता बीजेपी के हैं जिसको लेकर कार्यकर्ता घर से बाहर भी निकले? हरियाणा में तो फिर भी चीजें कम सीटों को लेकर है और लोकसभा की परिस्थितियों के भीतर हरियाणा ने फिर भी 50% सीटें हासिल की, लेकिन महाराष्ट्र का किला ढहा तो इसके मतलब क्या है? और उस पैमाने में जब हम इससे पहले की रिपोर्ट्स में कॉरपोरेट का जिक्र करते थे तो आज जिक्र पीयूष गोयल का होना चाहिए। पीयूष गोयल लोकसभा का चुनाव मुंबई से जीते हैं, लेकिन नई परिस्थितियों के भीतर पीयूष गोयल की जो राजनीतिक पहचान बीजेपी के भीतर है, या उस किले को जो बनाया गया, जो पावर सेंटर का किला था, उस किले में सही मायने में पार्टी के लिए असल फंडिंग करने और उस फंडिंग के जुगाड़ने की परिस्थिति में बीजेपी के भीतर हर कार्यकर्ता जानता है, हर नेता जानता है। और दिल्ली में जो लाल इमारत 5 मंजिला खड़ी है बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर, वहां पर भी लोग जो जानते समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं असल फंडिंग सारा पैसा यहीं आता है। इसके बाद अलग अलग जगहों पर जाता है। पीयूष गोयल के सामने अब मुश्किल यह है कि वो कैसे पैसों का जुगाड़ करें, क्योंकि पावर सेंटर जब डगमगा रहा है और किला जब डगमगा रहा है तो इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार से जुड़े कॉरपोरेट पर पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर कॉरपोरेट के साथ जुड़े हुए उन पॉलिटिशियन पर पड़ रहा है जो कि एक गारंटी लेकर निकलते थे कि इतनी फंडिंग हम आपको करा देंगे। अब सीधे सीधे उस पर चोट हो गई। आज ही 5 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गए। आप कहेंगे ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, इससे पहले तो बहुत कुछ डूबा है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल यह है कि शेयर बाजार में बड़ी कंपनियों के पीछे खड़े पॉलिटिशियन
और उन पॉलिटिशियन के इशारे पर चलता हुआ सेबी अब सब कुछ चीजें सतह पर आने लगी है। सेबी के भीतर सवाल है, हमको टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूरा ना करने पर उल जलूल की बातें हमसे की जाती हैं। ये किसके निर्देश पर हो रहा है? और जो चेयरमैन है माधवी बुच, इनका इस्तीफा लीजिए, अन्यथा पूरा सेबी ढह जाएगा, क्योंकि कामकाज के तरीके यहां पर सहने वाले नहीं बचे हैं। ये बाहर का आदमी नहीं, सेबी के भीतर बैठा हुआ कर्मचारी कह रहा है, जो उसने कल मौन रह के सेबी के परिसर में विरोध भी किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भी इससे पहले लिखा कि स्थिति विकट हो चली है। और वही शेयर बाजार तो भारत के विकसित राष्ट्र की इकोनॉमी को संभालने का एक जरिया बना हुआ था, और उसी के आश्रय भारत विकसित भी हो रहा है और बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भी है, क्योंकि जिन कॉरपोरेट्स की नेटवर्थ वहां पर बढ़ी हुई है, उनके सीधे ताल्लुकात दिल्ली की सत्ता के साथ हैं। राहुल गांधी जो गाए बगाए बार बार अंबानी अडानीज का नाम लेते हैं, उसके भीतर का सच क्या है? इस दौर में सरकार ने उसी कॉरपोरेट के लिए आईबीसी बनाई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बनाया। उसके जरिए जरा समझेंगे क्या स्थिति हुई है। बैंकों से लोन लेने के बाद अपनी कंपनी को बीमार या दिवालिया घोषित करते हुए जो पूरी रकम निकल कर आती है बीते कई दिनों में, कई सालों में, वो रकम जो है तकरीबन 7 लाख करोड़ के करीब की है। और उसको जो परचेज करती है दूसरी कंपनी, वो आकलन जो है वो 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं है। यानी इस दौर में तकरीबन 6 लाख करोड़ का नुकसान बैंकों को हो जाता है और बैंकों से लिया हुआ कर्ज लौट नहीं पाता। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। परसों ही एक बैंक एम्प्लॉइज के जरिए एक लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट में सिर्फ अडानीज की 10 कंपनियों का जिक्र किया गया। उन्होंने जो 10 कंपनी खरीदी है, अब सोचिए, जो खास तौर से अडानी तो पोर्ट किंग कहे जाते हैं, लेकिन इस दौर में उन्होंने दिग्गी पोर्ट लिमिटेड खरीदा। 3075 करोड़ क्लेम वैल्यू थी और उसको खरीदा गया सिर्फ 705 करोड़ में। दूसरा कैरिकल पोर्ट था, यह अडानी पोर्ट एंड सेज ने खरीदा। 2959 करोड़ कीमत थी, इन्होंने खरीदा 1485 करोड़ में। और अडानी तो पावर के क्षेत्र में भी माहिर माने जाते हैं, तो पावर से जुड़ी हुई कंपनियों को देखिए। एसआर पावर एमपी लिमिटेड अडानी पावर ने खरीदा, उस पे जो क्लेम वैल्यू थी वो 12,013 करोड़ की थी और परचेज किया गया 2,500 करोड़ में। दूसरी कंपनी देखिए, लैंडको अमरकंटक पावर, यह भी अडानी पावर ने खरीदी। 15,190 करोड़ क्लेम वैल्यू थी, खरीदा कितने में? 4,101 करोड़। कोस्टल इनर्जन लिमिटेड, यह भी अडानी पावर ने खरीदा। 12,300 करोड़ रुपए क्लेम वैल्यू थी, 3,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अडानी पावर ने कोरवा वेस्ट पावर कंपनी भी खरीदी। 5,032 करोड़ क्लेम वैल्यू, 2,900 करोड़ में खरीद लिया। इतना ही नहीं, जो अडानी प्रॉपर्टीज बनी है, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के तहत यानी मुंबई शहर में जो आता है, उसको अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। उसकी क्लेम वैल्यू 7,795 करोड़ और खरीदा गया, परचेज किया गया सिर्फ 285 करोड़ में। यानी धारावी सरीखी परिस्थिति कई जगहों पर अलग अलग तरीके से चल रही है। अडानी गुड होम्स, इन्होंने रेडियस स्टेट एंड डेवलपर्स को खरीदा सिर्फ 76 करोड़ रुपए में। क्लेम वैल्यू जो थी 1,700 करोड़ रुपए की थी। एक पूरी फहरिस्त है 7 लाख, 7.25 लाख करोड़ की। वह तमाम कॉरपोरेट आपको इसमें शामिल मिल जाएंगे जिन्होंने पीएम केयर्स में भी पैसा दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के समय भी पैसा दिया, और जो राजनीतिक तौर पर कॉरपोरेट के काम के नेटवर्थ को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इस हुनर में वो माहिर हैं। तो जो कैपिटल का स्ट्रक्चर था वो एक तरफ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दूसरी तरफ, और इस राजनीति के भीतर का सच इस दौर में क्या हो चला है, वो चाणक्य कहां चूक गए। आज वो मौजूद थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, जहां वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, गए तो एम्स को लेकर थे, लेकिन भरोसा लेने गए थे नीतीश कुमार का, वो पलटेंगे तो नहीं। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया नहीं नहीं, अब कभी नहीं पलटेंगे। बीच में पलट गए थे, अब नहीं पलटेंगे। मुश्किल यह है, जब जब वो कहते हैं नहीं पलटेंगे, तब तब धड़कनें बीजेपी की बढ़ जाती है। और खुद प्रधानमंत्री आज कहां थे?
पिछले बरस भी याद कीजिए, जब इस देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ आपस में बैठकर एक संवाद बनाया था और उस संवाद को इस देश के तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया था। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि कैसे शिक्षकों का काम इस देश के भीतर सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कैसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने का है। लेकिन आज भी वो मुलाकात तो हुई, लेकिन बंद कमरे में हुई, और उस बंद कमरे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। आप सोच रहे होंगे सिंगापुर में, जी नहीं, आपको पता भी नहीं चला वो सिंगापुर से लौट आए और बीजेपी के भीतर कोई शोर भी नहीं मचा। तो जब किला ढहता है या फिर जिस पावर सेंटर को आपने खड़ा किया है, जब उनकी बत्ती बुझती है तो क्या होता है, इस दृश्य को देखकर आप समझ जाइए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चुनाव के वक्त सक्रिय रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में बंद कमरे में बैठक क्यों कर रहे हैं। और हरियाणा के भीतर जो शोर मचा हुआ है उसमें तकरीबन 3,000 कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री जो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या राजनीतिक तौर पर बीजेपी पर असर पड़ता है तो क्या प्रधानमंत्री इस दौर को समझ चुके हैं कि सब कुछ अब उनके अनुकूल नहीं है। क्योंकि 16 जिले 16 जिलों में एवरेज जो निकाला गया उसमें तकरीबन 300 लोग हर जगह से छोड़ रहे थे। इस्तीफा देने वालों की तादाद संख्या हमने बताई आपको, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी यह हो गई है कि उन्हें मनाने कौन जाए और वो माने क्यों। क्योंकि इस दौर में उनकी पूरी राजनीति धरी की धरी रह गई और यह स्थिति हर राज्य दर राज्य चुनाव के वक्त क्या निकल कर आने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर का सच क्या है, महाराष्ट्र के भीतर का सच यह है कि देवेंद्र फडणवीस कास्ट के लिहाज से, जाति के लिहाज से, जिस जाति को लेकर राजनीति इस देश में साधी गई उसमें वो फिट बैठते नहीं है। वह भी महाराष्ट्र की राजनीति में, वहां पर भी तो ओबीसी और मराठा ही चलेगा, दलित भी चल जाएगा लेकिन ब्राह्मण तो नहीं चलेगा। तो फिर उनकी अगुवाई में कैसे चीजें की जा सकती। उसके बाद वहां पर चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप उसे जानते हैं, उन्हें जानते हैं, या उनका असर आपको पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देगा? नहीं देगा। नेताओं की फहरिस्त या मंत्रियों की फहरिस्त देख लीजिए, सुधीर मुनगंटीवार जो चंद्रपुर से आते हैं, क्या उनका असर आपको दिखाई देगा? सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, लेकिन नहीं दिखाई देगा। उनको मराठवाड़ा में नहीं जगह मिलेगी, पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, मुंबई शहर में नहीं मिलेगी। चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, सुरेश खड़े, अतुल सावे, रियल एस्टेट से जुड़े मंगल लोढ़ा, आप किसी को नहीं जानते होंगे। आप तो जानते होंगे देवेंद्र फडणवीस को या नितिन गडकरी को, ज्यादा से ज्यादा पीयूष गोयल, जिनके सामने इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग का जुगाड़ कैसे हो कि राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी इतनी कमजोर होती चली जा रही है तो फिर कैसे टिकेंगे और कहां रहेंगे। और उसमें एक नाम हमको लगता है विनोद तावड़े का भी लेना चाहिए, जो संगठन में यहां संभाले हुए हैं, मजबूत है, लेकिन 5 मंजिला इमारत के भीतर जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है। और बीजेपी का अनूठा सच इस दौर में यह हो गया कि राज्य दर राज्य जो मुश्किल हालात इस दौर में पैदा होते चले जा रहे हैं, उसमें बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग ही अपने आप को अभी तक बीजेपी मानकर चलते थे। पहली बार उन्हें समझ में आ रहा है कि कार्यकर्ता खिसक रहा है, सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है, और कोई जवाब देगा नहीं तो संभालेगा कौन। और पूरी पार्टी चेहरा चाहती है, एक नेता चाहती है। और यह सबको समझ में आने लगा है कि 10 बरस के बाद जनता के भीतर यूं भी कई सवाल मौजूदा सत्ता को लेकर है, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। विकसित हो रहे हैं लेकिन भूख इस देश में फैल रही है। गरीबी की रेखा से आपने निकाल दिया, लेकिन इस दौर में आपने बेरोजगारी भी बढ़ा दी, गरीबी भी बढ़ा दी। बेरोजगारी बढ़ रही है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो, यूनाइटेड नेशन का डाटा हो, या इस देश के भीतर का एनएसएसओ का डाटा हो, या सीएमआई का डाटा हो, वो सभी बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी आप कहते हैं हमने मुद्रा योजना में 28 लाख करोड़ रुपए बांटे, वो पैसा गया कहां? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जिस दौर में कोई ना हो, तो अगला सवाल होता है इस देश के भीतर में क्या बीजेपी को बीजेपी संभालने वाले ही हाशिए पर लाकर खड़ा कर चुके हैं? और शायद यही वजह है आज जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई तो उनके जुबान से पहला शब्द यही निकला, मुश्किल टाइम में पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। और जिस दौर में वो मेडल जीत कर आई थी, प्रधानमंत्री के ऑफिस में उन्हें बुलाया गया था और उनके घर पे पूरा मजमा लगा था खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और गुफ्तगू इस देश के न्यूज़ चैनलों पर खूब दिखाई गई। फिर जंतर मंतर का दौर आया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। और जिस पर आरोप लग रहे थे वही इस देश की नई पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आते हुए विक्ट्री चिन्ह दिखा रहा था। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इससे पहले नहीं जुड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। यहां यह भी नहीं कोई कहेगा कि कांग्रेस के अपने राजनीतिक चरित्र में इस दौर में क्या परिवर्तन आ गया। सवाल यह नहीं है, सवाल है कितनी बड़ी राजनीतिक शून्यता बीजेपी के भीतर आ गई है। विनेश फोगाट के इन शब्दों को सुनिए जरा। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। दरअसल यही दर्द और ऐसे ही आंसू या ऐसे ही लड़खड़ाती जुबान के साथ इस दौर में राजनीति करने वाले कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं के सामने भी संकट है। वह तो अभी से नहीं, बरसों बरस से राजनीति के मैदान में है। उन्होंने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी का काल भी, उन्होंने देखा इस दौर में अयोध्या आंदोलन भी। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जनसंघ के दौर से राजनीति की है, लेकिन इस दौर में कोई पूछने वाला उन्हें नहीं है। उनका ठौर क्या होगा? उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कहां बचेगी? विनेश फोगाट ने तो जीवन भर यह सोचा किसी भी हालत में ओलंपिक तक पहुंचना है, मेडल जीतना है। वो फाइनल तक भी पहुंच गई। लेकिन इस देश के भीतर चाहे वो बेरोजगार युवक हो, चाहे इस देश में महंगाई से जूझता हुआ पूरा का पूरा मध्यम वर्ग हो, टैक्स के ऊपर और टैक्स के नीचे दबा हुआ इस देश में शहरी मिजाज को जीता हुआ नौकरी पेशा करने वाला मिडिल क्लास हो, अब किसी भी तबके को इस दौर में परख लीजिए। किसान भी तो एमएसपी की मांग कर रहा है, मजदूर भी तो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहा है। सवाल है कि आखिर सत्ता तो एक ही है, और उस सत्ता के सामने जब सवाल आए तो वो खामोश हो गई, वो गायब हो गए। तो वह लोग तो कुछ ही नए नेता और किसी नई सत्ता को खोज लेंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों के भीतर जो सवाल है वो हरियाणा में बगावती तौर में आग की शक्ल में है और धुएं के तौर पर अभी महाराष्ट्र में है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने तो दीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल जिस किले को दिल्ली से खड़ा किया गया और जिसे पावर सेंटर बनाया गया, वो 5 मंजिला इमारत की नींव कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है। दोनों इंतजार करते हैं, हम भी और आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।